दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दंगल में बहस की शुरुआत हम करें उसके पहले बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। आपको बता दें, पहलवानों के जो आरोप लगे हैं उस पर सांसद बृजभूषण की ओर से पहली बार अपनी सफाई दी गई है। रेसलर के आरोपों पर आज तक से बोले हैं बृजभूषण। उन्होंने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, पुलिस जांच करे, भरोसा है कि सच सामने आएगा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिनकी ओर से आज तक से बातचीत में कहा गया है मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा होगा, भरोसा है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताते हुए बृजभूषण यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी ओर से कहा गया है पता चला एफआईआर हो सकती है कोर्ट पर, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। अपना आत्मविश्वास दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है बृजभूषण की ओर से इस पूरे मामले में अपनी सफाई पेश करते हुए आज तक से की है उन्होंने बातचीत। सुनिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष को। जो एफआईआर हुई है उस होने वाली या होगी जो, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या कहने वाले हैं? मैं न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ। सर, जो वहाँ पे रेसलर्स हैं वो लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ, पुलिस के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूँ। इंतजार कीजिए। आपने ट्विटर पे भी जो एफआईआर हुई है उस होने वाली या होगी जो, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या कहने वाले हैं? मैं न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ। सर, जो वहाँ पे रेसलर्स हैं वो लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ, पुलिस के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूँ। इंतजार कीजिए। आपने ट्विटर पे अब बृजभूषण शरण सिंह का आगे क्या होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल न्यायपालिका पर वो भरोसा जताते हुए इस बातचीत में। और अब आगे बढ़ते हुए बात आपकी पसंदीदा कार्यक्रम दंगल की, जिसमें आज का दंगल चुनावी सियासत में फैलते जहर पर है। कर्नाटक में राजनीतिक दल और नेता वोट के लिए विष मंथन करते दिखाई दे रहे हैं। पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा, तो अब बीजेपी के विधायक ने सोनिया गांधी को विष कन्या कह दिया। अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत करके मल्लिकार्जुन खड़गे पर कार्रवाई की मांग की है। इसी कर्नाटक में 4 साल पहले राहुल गांधी ने चोर वाला बयान दिया था, जिस पर उन्हें कानूनी सजा हो गई है। संसद सदस्यता तक चली गई। फिर इस बार भी चुनावी सियासत में नेताओं के बयानों का स्तर गिरता हुआ क्यों चला जा रहा है? हालांकि कर्नाटक के चुनाव में मुद्दे और भी हैं जिन पर चुनावी वार पलटवार जारी है। ऐसे ही रेवड़ी कल्चर वाले एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टिप्पणी भी की थी, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाने पर मुफ्त बिजली, मुफ्त सफर, बेरोजगारी भत्ता जैसे 5 गारंटी पूरी करने का वायदा किया है। लेकिन चुनावी वादों और मुद्दों से अलग जब मतदान में सिर्फ 12 दिन बाकी हो, तब कर्नाटक की चुनावी बयानबाजी जहरीली होती हुई चली जा रही है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को लेकर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब तक दोनों तरफ से एक एक जहरीली बयानबाजी सामने आ चुकी है। इसलिए आज के दंगल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव में गाली गलौज वाले बयानों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए? क्या मुद्दों की किल्लत में नेता वोटर्स को लुभाने के लिए आक्रामक और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं? साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कर्नाटक में वोटिंग के दिन इस बार रेवड़ी कल्चर बनाम लोक कल्याण के बीच टक्कर होने वाली है? ऐसे तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बारह दिन बाद कर्नाटक फैसला करने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर जहरीली बयानबाजी तक पहुंच गई है। मुद्दों की लड़ाई में मुफ्तखोरी का दांव भी आजमाया जा रहा है। पूरी दुनिया हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। कर्नाटक चुनाव की लड़ाई का जहर चैप्टर तब शुरू हुआ जब गुजरात में रावण ब्रांड राजनीति करके मुंह की खा चुकी कांग्रेस एक बार फिर सांप और जहर तक पहुंची, तो बीजेपी नेताओं की जबान भी बेकाबू होने लगी। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ. This is not our culture. This is BJP certainly does not subscribe to this, and we have already spoken to the concerned MLA about this. I
demand the apology not from the rogue Yatnal. I demand from the Honorable Prime Minister of this country and the Chief Minister of this country. चुनावी सियासत में कड़वी होती जबान से अंदाजा लगता है कि कुर्सी के लिए टक्कर कितनी जोरदार है और इसी की कड़ी में एक और मुकाबला वादे बनाम रेवड़ी की राजनीति का है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 वादे किए हैं। मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त बिजली, मुफ्त चावल से लेकर बेरोजगारी भत्ते तक का ऐलान किया है। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वादों को सत्ता के लिए रेवड़ी करार दे दिया। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहासा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। रेवड़ी कल्चर और मुफ्त की योजनाओं के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो मिसाल के तौर पर देखिए कि दिसंबर 2022 तक भारत सरकार पर 613 अरब डॉलर से भी ज्यादा बाहरी कर्ज हो चुका था, जो जीडीपी के अनुपात में 19% से भी अधिक है। इस हालत में भी सरकार को कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ती हैं और 2 साल में सिर्फ 5 किलो मुफ्त अनाज पर केंद्र सरकार 3,91,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। और मुफ्त योजनाओं से सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ की हालत सिर्फ केंद्र सरकार की ही नहीं, कर्नाटक के ऊपर 2018 से पहले 2,40,000 करोड़ का कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर करीब 5,40,000 करोड़ को भी पार कर गया। फिर भी कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक दिन पहले तक 4 मुफ्त योजनाओं का ऐलान किया। उसमें गुरुवार को 5वें वादे का भी ऐलान कर दिया। राहुल ने कहा कि सत्ता में आते ही कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए प्रति महीने की रकम दी जाएगी। गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबों को 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। युवा निधि योजना के तहत ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा और सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा की सुविधा दी जाएगी। हालांकि कर्नाटक में मुफ्त की योजनाओं का ऐलान बीजेपी ने भी किया है, लेकिन बीजेपी उसे देशहित में लोक कल्याण बताती है। 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। 3 करोड़ गरीबों को घर दिया। 80 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा दिया। पीएम मोदी का कहना है कि उनकी सरकार अपने दल और वोट के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण और भविष्य के भारत के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, रेवड़ी नहीं बांटती। अनघा और शिल्पा नायर के साथ सगय राज, बेंगलुरु, आज तक। चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में एक तरफ जहां चुनावी वायदों की बौछार है, वहीं दूसरी तरफ जहरीली जुबान भी आर पार है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी महाजन जी, आप अर्थशास्त्री हैं। चूंकि मुफ्त की रेवड़ी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यों को कितना नुकसान होता है और आगे आने वाले वक्त के लिए इस तरह की राजनीति कितनी घातक हो सकती है। रवि श्रीवास्तव जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं विशाल मिश्रा जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के विचारधारा को आप समर्थन करते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए के शर्मा जी, मतलब कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान सामने आया तो आज जवाबी तीर के साथ उतर गए आपके विधायक, विषकन्या बता रहे हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? जैसे को तैसा नहीं। ये वाली पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। चित्रा जी, आपने अभी ही चलाया है कि हमारे, देखिए अभी आपने अपने ही चैनल पे चलाया है, ऑलरेडी हमारी पार्टी की ओर से उस बयान का खंडन किया गया है। उस विधायक से बात की गई है, उससे कहा गया है कि इस तरह के बयान आने वाले समय पे नहीं हो। आपने स्वयं चलाया, हमने उसका तत्काल खंडन किया कि इस तरह का ना हमारा संस्कार होना चाहिए, ना संस्कार है, ना ऐसी भाषा में बोलनी चाहिए, ना बोलना है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कल जिस ढंग से खड़गे साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो कोई विधायक नहीं है। चित्रा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो कई बार लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जिस ढंग के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए,
जो कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री एक पद नहीं है, एक संस्था होती है, और उसमें जो कि एक विश्व के लोकप्रिय नेता है, उनके लिए किस तरह का एक सीरियल चला आ रहा है। मौत के सौदागर से चालू होता है, फिर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, ये भाषा शैली होगी। इस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से कांग्रेस करके, ये कांग्रेस के जो बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और खड़गे साहब कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। आपको गुजरात का चुनाव याद होगा, गुजरात के चुनाव में भी इन्होंने रावण कहा उनको। इस तरह से जो है आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। खड़गे जी को लेकर आप मामला दर्ज करवाने चले जाते हैं। मैं पूछूंगी आलोक शर्मा जी से, लेकिन उधर कांग्रेस कह रही है विधायक को पार्टी से निकाले बीजेपी। मैं एक बात कह के समाप्त करता हूं मात्र चित्रा जी, एक बात देखिए, ये भाषा शैली क्यों आई? कांग्रेस के आंकड़ों के कहने पर यह भाषा शैली बोली जाती है, और इसका एक और संदेश है कि अब गुजरात, वहां पर कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस पार्टी को हार साफ दिखाई दे रही है। हताशा, निराशा और बौखलाहट में उनसे शब्द कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं कि बीजेपी के विधायक किसके कहने पर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हटाए अपने विधायक को जिन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया है। नहीं, हमने तो तत्काल खंडन किया, उसका तत्काल खंडन किया है, और ये भी कहा है कि ये शब्द क्यों किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। लेकिन खड़गे साहब और विधायक में बहुत अंतर है चित्रा जी। ठीक है, आलोक शर्मा जी, के शर्मा जी की बात तो महत्वपूर्ण है ना, नेता वो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब ये बात तो सच है कि एक विधायक में और देश की विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उनकी ओर से बयान दिया गया, इधर से भी बयान, लेकिन आज कांग्रेस पूरे अपने टीम के साथ आ गई है सामने। तो वैसा ही खड़गे जी के लिए भी लागू होता है कि उनकी ओर से मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया गया, और आदत क्यों पड़ गई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हर चुनाव में इस तरह का बयान? शुरुआत तो आप लोगों ने ही किया आलोक जी। हाँ, बिल्कुल, सबने शुरुआत किया और कांग्रेस ने शुरुआत किया। एडीआर की रिपोर्ट कहती है मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद 600% इस तरह की बयानबाजी बढ़ी है, और वो बयानबाजी मैक्सिमम बीजेपी की लीडर्स की है। अब आते हैं संस्कार शब्द इस्तेमाल किया के शर्मा जी ने। शुरू का रिपोर्ट है भैया, एडीआर की रिपोर्ट है, मैं नाम ले रहा हूँ, शुरूपनखा, खूनी पंजा। एडीआर में ये लिखा है, सुनिए ना जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिए। खूनी पंजा नहीं, आप ऐसा झूठ कल भी बोल चुके हैं और फंस चुके हैं इस तरह के। के शर्मा जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए। शुरूपनखा, खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शमशान कब्रिस्तान, 80-20, रामजादे हरामजादे, कपड़ों से पहचान लेते हैं। और तो और कांग्रेस अगर कर्नाटक में नहीं आई तो यहां दंगे हो जाएंगे। मतलब ये सब तो संस्कार की भाषा है, और ये तो हमारे बहुत बीजेपी के बहुत छोटे मोटे लीडर ने बोली है शब्दावली। क्या इनका भी कभी खंडन हुआ है? क्या कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजे का भी कभी खंडन हुआ है? शायद कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो मोदी जी ने कहे, और वो तो विश्व गुरु हैं। मुझे लगता है कि मैं लौटी हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी शिकायत की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी आप ही के नेता इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। Partisan, communal and false statements coming from the very top of the BJP leadership, in particular the Home Minister Mr. Amit Shah, in particular the UP Chief Minister. There cannot be a higher level than this. They have first and foremost clearly made statements suggesting that the Congress will do this or that if it comes to power, including release of members of banned organizations. So false it is, it has got no basis, but it is done for cheap electoral gain. They have made statements clearly directed against minority communities. There is clearly a self-fulfilling prophecy, as if communal issues can be raised in this manner. We have said that the higher the post, the greater the responsibility, the more the direct policing of the Election Commission. We have quoted Supreme Court judgments which say so. We have quoted the well-known Model Code of Conduct, and most importantly pointed out that a level playing field cannot be maintained for democracy, for free and fair elections, unless the Election Commission acts directly.
कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से मांग की गई है इलेक्शन कमीशन से कि गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव प्रचार पर कर्नाटक में रोक लगाई जाए। उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में दंगे वाला बयान दिया था, जिसको लेकर शिकायत करने के लिए पूरी टीम कांग्रेस पार्टी की पहुंची हुई थी। इस पर के शर्मा जी आपकी एक टिप्पणी हो जाए। आलोक जी उसके बाद फौरन आप बोलिएगा, क्योंकि आप ही के नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए हैं। अब सीधे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए कांग्रेस ने कह दिया है कि चुनाव प्रचार रोका जाए गृह मंत्री का। देखिए चित्रा जी, चुनाव आयोग पे हमें पूरा भरोसा है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, चुनाव आयोग निर्णय करेगा। हम इस तरह चुनाव आयोग पे प्रश्न नहीं उठाते कि चुनाव आयोग जो है वो इनका एजेंट है। ऐसी भाषा हम नहीं बोला करते, कांग्रेस की भाषा होती है। आज उसी चुनाव आयोग के दरवाजे पे खड़े हैं ना ये, और क्यों नहीं। और इनको समझना चाहिए कि इससे सबक ले कि चुनाव आयोग का सम्मान करना सीख जाए लोग। ईवीएम पे प्रश्न उठाना बंद करें, चुनाव आयोग के प्रति उस पर प्रश्न उठाना बंद करें। दूसरी बात, जहां ये तो वो पार्टी है चित्रा जी, जब इनका शासनकाल था सिद्धारमैया का, आप सोचिए इन्होंने पीएफआई के कितने लोगों को छोड़ा, उनके ऊपर से केस वापस लिए, जो दंगा में थे, जो तमाम तरह के आरोपों में ग्रसित थे। सैकड़ों लोगों के जो है वहां पर इन्होंने वापस लिया है केस, और उनसे समझौता किया इन्होंने चुनाव के समय। तो ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी आज हमें बता रही है, ये तो इनके समय में आप देखिए वहां कितने कत्लेआम हुए थे, किस तरह की हिंसा हुई थी। तो ये तो इस प्रकृति के लोग हैं, और इनकी प्रकृति सबको पता है देश में। ठीक है आलोक शर्मा जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। और पहले भी आपको बीच में रोकना पड़ गया था, हम जवाब दे देंगे। ठीक है सर, और पहले भी आपको रोकना पड़ गया था। अब तो जहरीली जुबान हर तरफ से इस्तेमाल की जा रही है ना आलोक शर्मा जी, इसमें तो प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन किससे कितना आगे निकल जाता है बयानबाजी में। देखिए, मैंने इतने सारे शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये सारे या तो मोदी जी के हैं या कांग्रेस के, बीजेपी के सीनियर लीडर्स के हैं। कांग्रेस के तो है नहीं, तो किसने क्या कहा वो पूरे देश के सामने है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया है, और पूर्व प्रधानमंत्री को जिस तरह से पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताया था, याद होगा 2017 में गुजरात के चुनाव में पूर्व सेना अध्यक्ष को भी देश के प्रधानमंत्री ने जितना जहर उगला है अपने इलेक्टोरल फायदे के लिए, शायद देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और कभी भविष्य में भी नहीं होगा। अब बात आती है कि किसकी शब्दावली कैसी। अभी भी के शर्मा भाई मेरे बड़े भाई हैं, वो देखिए क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे शब्द उनके देखिए। अभी भी वो पूरी तरह से वही शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीजेपी के लोग अक्सर किया करते हैं। अब बात आती है इलेक्शन कमीशन की। इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पर जिस दिन बीजेपी के नेताओं के होटलों में ईवीएम मिलनी बंद हो जाएंगी, जिस दिन उनकी गाड़ियों में ईवीएम घूमती पकड़ी जाएंगी, नहीं पकड़ी जाएंगी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन के सारे केस कोर्ट में खत्म हो जाएंगे। अभी तो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अभी गई है पिछले हफ्ते। जी। तो सब न्यायालय वाले सब बंद कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की फोटो लगाए, ईवीएम से आप छत्तीसगढ़ जीतते हैं, उसी ईवीएम से राजस्थान, उसी ईवीएम से आप 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश जीते हैं। चित्रा जी, मैं आपको एक टॉपिक दूंगा। अभी एक PIL फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते जी। 1 ट्रक भर के मटेरियल दिया उन्होंने। मैं कहूंगा कि आप लोग एक शो करें उसके ऊपर के क्या क्या सबूत हैं। दिलचस्प है आलोक शर्मा जी, जब आते हैं तो आप एक शो के लिए टॉपिक ऑन एयर दर्शकों के सामने लाइव जरूर बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर डिबेट करना चाहती है। चले बाकी मेहमानों को, ये नहीं कह रहे हैं हम, और हम चाहते भी हैं कि डिबेट हो, क्या दिक्कत है उसमें। डिबेट नहीं होनी चाहिए सर। तो उसी हिमाचल प्रदेश में जब आप जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, अगर दूसरे राज्यों में आप हार जाते हैं। सर आप ऐसे लाइव डिबेट में आलोक शर्मा जी किसी जर्नलिस्ट को ये तो नहीं बोलेंगे कि आप इस टॉपिक पर डिबेट कीजिए। ठीक है, अब दूसरे मेहमानों पर चले जाते हैं जल्दी से। हाँ बोलिए सर। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, चित्रा जी, पुलवामा पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, सतपाल मलिक पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबूत नहीं थे। खिलाड़ी वहां पर 5 दिन से बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाकर दिल्ली पुलिस से FIR के ऑर्डर कराए हैं, इस पे भी डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट इस पे होनी चाहिए कि कांग्रेस किस तरह से हारे, अतीक अहमद की वाइफ कहां पर है, उसको 10 दिन से पूरा मीडिया पकड़ रहा है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। सर मुझे लग रहा है कि आप दर्शकों को यहाँ पर भटकाने का काम कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी एक सेकेंड सर, मैंने ये तो नहीं कहा पुलवामा, सतपाल मलिक, कहां कहां का आप नाम गिना रहे हैं। कम से कम थोड़ा हमारे भी विवेक पर छोड़ दिया करिए आलोक शर्मा जी। नहीं आपका ठीक है, और आप एक सेकेंड सर, और कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आकर तय नहीं करेगा कि हम किस पर डिबेट करें और किस टॉपिक पर नहीं करें। प्लीज सर, बीजेपी और कांग्रेस की आपसे लड़ाई है ना, आप चैनल के लिए मत तय कीजिए आलोक शर्मा जी, और ये पूरी तरह से गलत है। अगर किसी भी एंकर को डिक्टेट करके आप बोलेंगे कि इस टॉपिक पर आप डिबेट कीजिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर डिबेट क्यों की जा रही है,
है ना, ये तो गलत बात है ना सर। चलिए मैं बाकी मेहमानों पर आ जाती हूँ, ठीक है सर, अब बाकी मेहमानों पर आ जाती हूँ, बाकी मेहमानों पर, ठीक है सर, इधर उधर नहीं भटकते हैं सर। मैंने तो दोनों ही बयानबाजी पर ना, विष कन्या वाला बयान विधायक का और उधर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, दोनों पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन आदत पड़ गई है चूंकि नेताओं की कि वो एंकर पर जब तक हमला नहीं करेंगे उनकी बात पूरी नहीं होगी। एनीवे, रवि श्रीवास्तव जी और 6 बजे हम रेसलर पर डिबेट कर रहे हैं, आप जरूर देखिएगा आलोक शर्मा जी। और 3:30 बजे भी हमने किया, 4 बजे भी हमने वहां पर किया और दिन भर हमने लगातार खबरें भी दिखाई। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है प्लीज सर। रवि श्रीवास्तव जी सीधे आपके पास आते हुए, रवि श्रीवास्तव जी, ये प्रतिस्पर्धा आखिर कब तक चलती रहेगी जहरीली जुबान की? कर्नाटक में चुनाव है, इस वजह से इस तरह का मौसम चला आया है, और क्या चुनाव आयोग को सख्ती नहीं दिखानी चाहिए ताकि कम से कम गाली गलौज और ये जो विष वाला बयान है ऐसे नेताओं पर रोक लग सके और इसका दायरा फैले नहीं? रवि श्रीवास्तव जी, देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया के अंदर गंदी भाषा के प्रयोग पर तो चुनाव आयोग को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दिशा निर्देश देने चाहिए, क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है, ये पहले भी था। आज से 2013 से पहले जब देश में सरकार थी तब भी था, मगर तब ये फर्क था कि थोड़ी बहुत शालीनता बाकी बची थी। मौत का सौदागर या दो चार शब्द इधर उधर होते थे, मगर जो स्तर अब ये पिछले 9 सालों में गिरा है, इतना पहले कभी नहीं देखा गया। तो इस पर तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रोक लगनी चाहिए। जो आपने एक मुद्दा उठाया, एक फ्री रेवड़ी वाली आपने बात की, तो उस पर कुछ कहना चाहता हूँ कि देश में जब पुरानी सरकार गई थी तो 53 लाख करोड़ का खर्च था, आज 140 लाख करोड़ का कर्ज है। हर पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख रुपए का कर्ज लेके पैदा होता है। 80 करोड़ लोगों को 3 करोड़ 91 लाख रुपए से सब्सिडी दी जा रही है, लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। तो ये फ्री रेवड़ी की बात प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती है। और जो ये किया जा रहा है, आप देखें कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, अपने पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, दोनों जगह के बजट जो हैं वो सरप्लस में हैं, और वो अपनी तरफ से जो भी सब्सिडी बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिला सुरक्षा के लिए जो भी देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। तो इन चीजों से, इन खर्चों से राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट नहीं होती है, ये विश्वास रखिए। अगर आप अपने लूपहोल्स को प्लग करेंगे तो आपके पास सफिशिएंट रेवेन्यू है कि आप राज्य को चला सकें और जनता की खुशहाली के लिए वेलफेयर स्कीम्स को भी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि राज्यों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, पीएम की ओर से जो बातें कही गई हैं वो गलत हैं। विशाल जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अर्थशास्त्री अश्विनी महाजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ्री की रेवड़ी कल्चर की वजह से क्या राज्यों के ऊपर बोझ बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? अश्विनी जी, मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब आपका, अश्विनी महाजन जी। देखिए, ये जो फ्री बीज बांटने की जो शुरुआत हो गई है और इसके माध्यम से वोटरों को लुभा करके किसी न किसी तरीके से सत्ता हथियाने की, कब्जाने की कोशिश होती रहती है। सभी पार्टियां करती हैं वैसे तो, लेकिन जिस स्तर से अभी, मैं तो दिल्ली का उदाहरण आपको दूं जी, देखिए कि हम 3200 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पर दे रहे हैं फ्री बिजली देने के लिए। अगर फ्री बिजली किसी गरीब आदमी को दी जाती तो अलग बात है। पूरी दिल्ली को हम फ्री बिजली दे रहे हैं अप टू ए लेवल, उसका खर्चा जो है 3200 करोड़ रुपया, उसका बोझ कौन भर रहा है? बिल्कुल, उसका बोझ भर रहा है सामान्य दिल्ली का नागरिक, बिल्कुल, जिसकी सुविधाएं कम हो रही, उसकी सड़कों पर नए स्कूल नहीं बन रहे, नए कॉलेज नहीं बन रहे, नए अस्पताल नहीं बन रहे, लोगों के लिए सुविधाएं निर्माण नहीं हो रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि 15 साल जो उससे पहले के केजरीवाल जी की सरकार से पहले के जो 15 साल थे उसमें शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, उस समय 20% की दर से कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही थी। ग्रोथ जो थी दिल्ली के 20% की दर से बढ़ रही। ठीक है, उससे पहले भी इसी प्रकार से होता था। उससे पहले मदन लाल खुराना जी के समय लगातार जो दिल्ली में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, नए नए फ्लाईओवर्स बनते थे, सड़कें, नए नए स्कूल बनते थे, कॉलेज बनते थे। अभी सब कुछ बंद हो गया। अब केवल फ्री पैसा बांटा जा रहा है
और लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, और महिलाओं के लिए एक महिला जो है वो खर्च कर सकती है, दे सकती है टिकट के पैसे, तो उससे भी नहीं लिए जा रहे। बिल्कुल एक गलत प्रकार से पैसे का दुरुपयोग होता है। ये फ्रीबीज, ये फ्रीबीज हर जगह हो रही है। कहीं तमिलनाडु में मंगलसूत्र बांटे जा रहे हैं, कहीं साइकिल दिए जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं, कहीं टेलीविजन दिए जा रहे हैं। तो इसको समाप्त करने की जरूरत है। देखिए फर्क होता है, अगर मान लिया किसी आदमी के पास घर रहने को नहीं है, हम सुनते थे बहुत साल पहले तक कि लोगों के पास कच्चे घर हैं, लेकिन अगर उनका पक्का घर बनवा दिया जाए कच्चे घर वालों का, तो उसको तो फ्रीबीज नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी जो भूखा है, उसको हमने अन्न दे दिया, तो उसको तो हम फ्रीबीज नहीं मानेंगे ना। लेकिन जब जो लोग दे सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, वो उनको भी फ्री बिजली दी जाए। जो पानी का बिल भर सकते हैं उनको भी फ्री पानी दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात अश्विनी महाजन जी आपकी ओर से कही गई है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जो वायदे किए गए हैं, खासतौर से कर्नाटका में फ्री 2000 रुपए प्रति महीने रकम देने के लिए महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना चलाई जाएगी, जिसमें एक परिवार की महिला को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी हर घर को। अन्य भाग्य योजना के तहत गरीबों को 10 किलो मुफ्त में चावल दिया जाएगा। यहाँ पर तो गरीबों की बात है। ऐसे ही कुछ और भी फ्री में योजनाएं की गई हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जो दिल्ली के संदर्भ में आपकी ओर से सवाल उठाया गया है, रवि श्रीवास्तव जी, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है। जो विकास के कार्यों पर खर्च हुआ करते थे, जो फ्लाईओवर बनते थे, बाकी जो स्कूल कॉलेज की वो बात कर रहे हैं, वो ठप पड़ गए हैं। तो उनकी बात को आप खारिज तो नहीं कर सकते हैं ना रवि श्रीवास्तव जी। और जो लोग दे पाने में सक्षम हैं, आप उनसे भी नहीं लेंगे, तो फिर वो तो देश का, राज्य का एक हिस्से का नुकसान हुआ ना रवि जी। मैं अर्थशास्त्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूँ। दिल्ली में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो बराबर चल रहे हैं। आपने देखे होंगे नए फ्लाईओवर्स बने हैं, नई लेक्स जो है वो डीपन करके नई वाटर बॉडीज बनाई गई हैं। जो फॉरेस्टेशन का एरिया है वो पहले के मुकाबले बढ़ गया है। आपने देखा होगा वहां बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूलों की दशा सुधारी गई है। तो आप विकास को अगर एक ही चीज से जोड़ना चाहते हैं कि ये वंदे भारत या फ्री फ्लाइट गांव में पहुंचा करके ही विकास होता है, तो वो विकास नहीं है। विकास जो एक आम आदमी पर विकास होता है, जो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके खर्चों पर जो विकास होता है, वो असली विकास है। जैसे योगा क्लासेस चल रही है, हैप्पीनेस क्लासेस चल रही है। एक रिवॉल्यूशन आया है जिसको कि देश ने नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया है। ठीक है सर, लौट आते हैं कर्नाटक पर। आपकी बातों से समझ में आ गया, आप कह रहे हैं कि दिल्ली एक मॉडल के तौर पर विकसित हुआ। विशाल मिश्रा जी, उनकी बातों से सहमत हैं क्या आप? और यहाँ पर जहरीली जुबान पर भी एक बार फिर से उस मुद्दे पर आते हैं, चूंकि चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर अगर पहले ही इस तरह के बोल पर नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो चुनाव आते आते न जाने किस किस मर्यादा को तार तार होते हुए हम चुनावों के दरमियान देखेंगे। क्या तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए? विशाल मिश्रा जी, इस बात पर। देखिए चित्रा जी, मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के शब्दों को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता एक सभ्य समाज में, कोई भी दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये जो लिस्ट गिराई जा रही है कि ये कहा गया है, मैं पूछता हूँ इसकी शुरुआत कौन करता है? अभी जो कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरुआत की गई है क्या? बार बार इस प्रकार के बयान देकर फ्री में अनाज आप बांट रहे हैं और उसका श्रेय भी लेते हैं, तो उधर वाले बोलेंगे नहीं कि आप करें तो लोक कल्याणकारी योजना, वो करें तो मुफ्त की रेवड़ी। देखिए, एक बहुत ही सिल्वर लाइन है। जो लोग राजनीति को सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता और भ्रष्टाचार का माध्यम बना लेते हैं, दलगत विकास का माध्यम बना लेते हैं, उनके लिए फ्री बाइस आसान है कहना। लेकिन आप हमको ये बताइए, फ्री बाइस का आप जो है ऐलान करके आप लोगों के स्वावलंबन को चोट पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? जिसको आवश्यकता है उसको पहुंचाया जाए। आप प्रधानमंत्री के 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि क्या वो फ्री बाइस में नहीं है? अरे मान्यवर, जन कल्याणकारी योजनाएं अलग होती हैं। पीएम आवास योजना का कंसेप्ट अलग है। जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिया जाएगा। मैं जन योजनाओं की बात कर रहा हूँ। मैंने जिसके घर में सिलेंडर नहीं है उसको सिलेंडर दिया जाएगा। नहीं, आप सुनिए ना, आयुष्मान भारत का कंसेप्ट, ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ये वोट पाने के उद्देश्य से इनकी घोषणा नहीं की जाती है। ये जो घोषणाएं चुनाव में होती हैं, ये जो गृह लक्ष्मी की योजना की है, ये जो गृह ज्योति की बात जो है की जा रही है, जिसको आवश्यकता हो आप उसको दीजिए।
लेकिन इस प्रकार से एक कॉमन घोषणा करके वोट की राजनीति करने के लिए हमें वोट मिल जाएगा, इससे आप राज्य का खर्च बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे राज्य के ऊपर कर्ज, और तब जब वित्तीय संकट आएगा तब आप केंद्र सरकार की तरफ गुहार लगाएंगे, फिर कहेंगे केंद्र सरकार हमको पैसे नहीं दे रही है, फिर आप लोगों की सैलरी रोकेंगे, फिर आप लोगों की पेंशन रोकेंगे, आप डेवलपमेंट काम करेंगे कैसे? अभी अर्थशास्त्री महोदय ने बिल्कुल ठीक सवाल किया, दिल्ली में आपने कितने स्कूल खोले बताइए आप। ठीक है, दिल्ली पर नहीं है डिबेट, अभी दिल्ली पर नहीं है डिबेट, अभी जरा कर्नाटक पर ही रहते हैं, कर्नाटक पर ही रहते हैं। ठीक है सर, विशाल जी जल्दी से, थोड़ी जहरीली जुबान पर भी दोनों ही तरफ से चल पड़ी है ना प्रतिस्पर्धा। विशाल जी जरा उस पर भी बोल लीजिए, दोनों ही तरफ से चल पड़ी है ना प्रतिस्पर्धा। न्यू इंडिया की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, विकसित भारत की बात करती है, विकास की बात करती है, और यहाँ फ्री वाइस की बात की जाती है, केवल और केवल वोट की राजनीति। आलोक शर्मा जी, उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आऊंगी। आलोक शर्मा जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय चित्रा जी आज आपने लिया है। 15-15 लाख जब बंट रहे थे तब भी वो फ्री भी नहीं था, एक बाटला अभी गुजरात के चुनाव में फ्री में मिल रहा था तब फ्री भी नहीं था। बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है विशाल जी, आलोक जी की बात हो जाए। 80 करोड़ लोगों को अनाज बट रहा है, वो फ्री भी नहीं है। 6,000 रुपए किसान को मिलेंगे, वो भी फ्री भी नहीं है। अरे भाई, फ्रीबी की डेफिनेशन तो सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। इस सरकार तो इतनी निकम्मी सरकार है, ये तो पकौड़े तलने को रोजगार कहती है, लेकिन फ्रीबी की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सरकार के अंदर हिम्मत नहीं। अब आते हैं, देश पर 5 गुना कर्जा हो गया। हरियाणा का एग्जाम्पल लें तो 7 गुना कर्जा हो गया जब से बीजेपी आई है, और गुजरात में जब से मोदी जी गए सीएम बन के 40 गुना कर्जा हो गया। 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ और 5 लाख करोड़ के टैक्स छोड़ दिए। केवल 2018 के बाद 6 लाख करोड़ के गबन करके लोग भाग गए। ये भी दूसरी पार्टियों ने किया था क्या? सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर पा रहा है। बात यह बात विकास की, कितना विकास हो गया? 6.5 करोड़ लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। 89% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से पैदा हो रहे हैं। 84% लोगों की आमदनी घट गई। 93% लोगों ने अपने खर्चे कम कर लिए, लेकिन विकास बहुत हो रहा है। मैं समझता हूं कि देश को जितना गुमराह इन लोगों को करना था वो कर लिया। 15-15 लाख सबकी उसमें बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, वो तो फ्री भी नहीं था, वो तो कल्याणकारी योजना थी। एक होली पर सिलेंडर मिलेगा, एक दिवाली पर मिलेगा। ये अभी 2 साल पहले यूपी चुनाव में अमित शाह जी नारे लगा के बता के आए थे। अभी गुजरात के चुनाव में स्कूटी मिल रही थी सारे बच्चों को। अरे भाई, आप लोग खुद जो कहते हैं उससे पलट जाते हैं। लेकिन अब समझ गया है देश कि जो चीज मोदी जी कह रहे हैं, समझ लीजिए कि उसका उल्टा होगा। आपने गुजरात का एग्जाम्पल दिया, तो गुजरात में तो असर कर गया ना आलोक शर्मा जी? देखिए, मैं अब आप टॉपिक को घुमाएंगी। नहीं, घुमा मैं कह रहा हूँ वहां पर क्या फ्री भी था कि नहीं था? नहीं, आप ये पूछिए ना कि भाई वहां फ्री भी था कि नहीं। बोलिए के शर्मा जी, वहां पे मुफ्त की रेवड़ी थी कि नहीं थी? लड़कियों को स्कूटी बांटने का जो बात आप लोगों की ओर से किया गया, सिलेंडर फ्री सिलेंडर। हाँ, ठीक है, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। बस चित्रा जी मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि 2-3 पार्टियां मेरे अगेंस्ट बोल रही हैं, तो थोड़ा टाइम बोलिए। सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, आलोक जी को मैं पूरी लिस्ट सुना सकता हूं, आप लोग के चैनल पे भी चलाया है। कम से कम 100 गालियां केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी को। मेरे पास 500 गालियों की लिस्ट है। उनको नाली का कीड़ा, हिटलर, नीच व्यक्ति, मरने के तरीके, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि लगभग 100 गालियां जो है आज पूरे हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो है निरंतर 2007 से कर रही है। और आज भी देखा आपने किस तरह से गुजरात में भी गाली की शुरुआत इन्होंने की, और ये आंध्रा में, कर्नाटक में भी किस तरह से की। तो ये इनका स्वरूप है, इनका तरीका है। और मैं एक बात आलोक जी, जब आप बोल रहे थे उन्होंने बिल्कुल भी आपको नहीं टोका था। एक बार उनकी बात हो जाए, के शर्मा जी की बात हो जाए। ये 100 की लिस्ट देने में केवल ठीक है, आप बाद में लिस्ट दे दीजिएगा, उनकी बात तो हो जाए। मैं चित्रा जी ये भी कहना चाहता हूँ सर, प्लीज। हाँ, बोले के शर्मा। चित्रा जी, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आपके ही चैनल में गुलाम नबी साहब का इंटरव्यू चला, तमाम चैनलों में चला है। गुलाम नबी साहब ने स्वयं इस बात को बताया सब चैनलों में कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुश होती हैं जब मोदी जी को गाली दिया जाता है। ये इतने बड़ा जो 50 साल कांग्रेस में रहे उस नेता का खुलासा है कि उनको खुशी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इनके तो तरीके बने हुए हैं कि जहां इनको कुछ ना समझ आए वहां गाली गलौज करो, चिल्लाओ, प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलो, कब्र खोद दो। यही बैठ के जो रणदीप सुरजेवाला और ये लोग एयरपोर्ट पे आपने दिखाया ना सबको,
मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, ये क्या है? ये यही सब आप कर रहे हैं। तो खैर देश की जनता इसका माकूल जवाब जनता के अंदर। एक रवि जी अभी कह रहे थे, वो बता रहे थे कि साहब बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेकर एग्जाम्पल सेट कर दीजिए, ताकि फिर बिल्कुल हमने हर जगह खंडन किया, हमने हर बार खंडन किया है इस सब चीजों का। तो वो भी तो बोल रहे हैं, खड़गे जी की ओर से भी कहा गया है कि किसी की भावना हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। रवि जी एक चर्चा कर भी कहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ, गुलाम रवि जी जो अभी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, चित्रा जी पे लाइए इनको। ठीक है चित्रा जी मुझे जवाब बोलिए, चित्रा जी मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अभी रवि जी कह रहे थे कि यहाँ पर दिल्ली में और पंजाब में हमारे पास सरप्लस बजट है। आपको मैं आपकी ही आज तक का ही रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट के अंदर आपके यहां से लिखा गया है, आपके की रिपोर्टिंग है, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 आज तो और बढ़ गया है, ये 34,767 करोड़ रुपए के कर्जे पर है दिल्ली सरकार। इतना कर्जा इसके ऊपर केवल एक जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इवन ये पंजाब का मैं बता रहा हूँ। अब बीच में मत बोलिए सर, मैंने नहीं बोला था, प्लीज मत बोलिए बीच में। जिस पंजाब की ये बात कर रहे हैं, आपके पास एक एक करके बात करते हैं ना, एक एक करके प्लीज सर, एक एक करके उनकी बात हो जाए। रवि श्रीवास्तव जी उनकी बात हो जाए। फिर भी अगर आप ये कह रहे हैं कैरी फॉरवर्ड है, फिर भी तो स्थिति इसके मतलब साफ है ना, दिल्ली कर्ज में है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं आप। फिर इससे कैसे इनकार करेंगे? तो पहले तो कर्जा भरिए, उसके बाद फिर मुफ्त की रेवड़ी बांटिए। प्लीज श्रीवास्तव जी उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। के शर्मा जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, 15 ये कितने वर्षों से यहाँ पर दिल्ली में सरकार में है, ये तो सबको पता है। दूसरी बात, पंजाब की हालत में आपको बताता हूँ, ये गा रहे थे 53% कर्जा में जाता है। यानी पंजाब की सरकार यदि 100 रुपए कमाती है तो 53 रुपया उसका कर्जा है। और आज वहाँ ये मुफ्त की रेहड़ियां बांट रहे हैं कि ये चिल्लाते फिरे कि हम फ्री में पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आज 53 रुपया और वहाँ पर दवाइयों के लिए पैसा में आप दिखा दीजिए, ताकि यहाँ पर कोई श्रेय नहीं लेने पाए। किसके राज्यों के ऊपर कम कर्ज है, किसके राज्यों पर ज्यादा है, जरा दिखाइए राज्यों पर कर्ज फुल फ्रेम में। और कल्याण बनाम रेवड़ी वो भी हम दिखा रहे हैं कि फुल फ्रेम में आप दिखाइए वो आंकड़ा जो अभी चल रहा था टीवी स्क्रीन पर। हम दिखाएंगे कि कैसे पंजाब उसमें सबसे ज्यादा ऊपर है और उसमें बाकी बीजेपी शासित राज्य भी है, राजस्थान भी है, कांग्रेस शासित राज्य भी है। तो कोई यहाँ पर बच नहीं सकता है। के शर्मा जी ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं राज्यों पर कर्ज का क्या हाल है। ठीक है सर, पहले नंबर पर पंजाब है, उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान है। ऊपर के टॉप 3 तो बीजेपी शासित नहीं है, रवि जी और आलोक शर्मा जी। उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार आ जाता है, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड। नीचे के 2 राज्य और बीच में उत्तर प्रदेश के अलावा तो बाकी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। तो ये स्थिति क्या है राज्यों पर कर्ज की, वो टीवी स्क्रीन पर सामने है और इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसमें जल्दी से के शर्मा जी अपनी बात को पूरी कीजिए, उसके बाद आलोक जी आप जवाब दीजिएगा। जहां तक इन्होंने स्कूटी की बात की थी, ये तो आपने आंकड़ा दिखाया, मैं यही आंकड़ा पढ़ने वाला था। लेकिन मैं आपको बताऊं हमने क्या घोषणा की, जो मेधावी छात्रा है, जो मेधावी छात्रा कॉलेज जाएंगी, उनके लिए हम स्कूटी देंगे प्रोत्साहन के रूप में। मैं पूछता हूं चित्रा जी, हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, गरीबों के लिए बनाए, गरीबों के घर के लिए दिए। हमने 9 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन दिए, गरीबों को दिया। हम तो गरीब के लिए जन कल्याणकारी योजना चलाते हैं, हम रेवड़ियां नहीं बांटते। यही तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आलोक जी कि हम यदि नल से जल यदि नल के माध्यम से जल पहुंचा रहे हैं तो गरीबों के घर पहुंचा रहे हैं। और आलोक जी जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं आप देखिए, उसमें राजस्थान भी है तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश से ज्यादा ऊपर है वो। उसके बाद आती है यूपी की बारी, नंबर 1 पंजाब, दूसरे नंबर पर बंगाल, फिर राजस्थान, फिर यूपी। उसके बाद बिहार आपके समर्थन वाला, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है जगन रेड्डी का। तो इस तरह से अगर पूरी लिस्ट को हम देखेंगे तो फिर बीजेपी तो यहाँ पर कम नजर आती है ना आलोक शर्मा जी। हाँ, बीजेपी है ही नहीं है जी। बीजेपी ने तो बड़ा कमाल कर रखा है, कमाल कर रहे हैं आप। बीजेपी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। 4 गुना देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया और बीजेपी है ही नहीं वहां। राजस्थान की तुलना अगर आप हरियाणा से करेंगे, अरे राज्यों के कर्जे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, राज्यों के कर्जे से देश का मध्य प्रदेश, ये बीमारू राज्य कहे जाते थे। और इकोनॉमी में चाहे हमारी सरकार रही, चाहे कहीं किसी और की रही, ये चारों राज्य आगे आए। पहली चीज। दूसरी चीज, हरियाणा 2014 में जब इनकी सरकार आई उसके बाद 7 गुना कर्जा बढ़ा है। हरियाणा नंबर 1 था मैक्सिमम चीजों में, अब सबसे ज्यादा फिसड्डी है।
हाँ या ना? कहाँ कर्जा? हरियाणा गुजरात के ऊपर 40 गुना कर्जा बढ़ा के नहीं, हाँ या ना? का कर्जा कहाँ से ले आए? अब वापस आता हूँ। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना उसको। 37 से 200 कुछ करोड़ हो गया है। कर्ज वाला आंकड़ा तो हम दिखा रहे हैं आलोक शर्मा जी। कर्ज वाला अपना आंकड़ा मत दिखाइए, आज तक दिखा रहा है कर्ज वाला आंकड़ा जी। अब जल्दी वापस आइए, वापस आइए आलोक। वापस आ रहा हूँ। मैंने कहा प्रीबी मोदी जी ने 15 लाख बांटे, वो नहीं। एक होली पे सिलेंडर मिलेगा, सबको मिलेगा, वो नहीं। स्मृति ईरानी जी अमेठी में 13 रुपए किलो चीनी बांट रही थी सबके लिए, वो प्रीबी नहीं थी। मुझे लगता है कि सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पूरे देश को कर्ज के नीचे डुबो दिया। किसी डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कर्जा 11 गुना बढ़ गया है जब से मोदी जी आए हैं, और 50-50 साल के लिए मैक्सिमम हाईवे का रिपोर्ट पढ़ते हैं चित्रा जी। NHAI का बता रहा हूँ, की रिपोर्ट पर NHAI का ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चेक कर लेना। रिपोर्ट नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना भाई, सुनते नहीं आप। कल भी तो आपका झूठ पकड़ा था NHAI में, कल झूठ का। सुनो ना यार, झूठ बोलते हो, लगातार झूठ बोलते हो। ये अंतहीन सिलसिला है, न जाने कब तक चलता रहेगा। पॉलिटिक्स भी होती है। सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, राज्य अगर कर्ज में डूबे रहेंगे तो फिर राज्य अपने आप को आगे बढ़ाने में कैसे कामयाब होंगे? यकीनन इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कर्नाटक को अगर हम देखें, जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं 12 दिनों के बाद, आपको बताते चले पिछले 5 सालों में कर्जा वहां पर 2 गुना हो गया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, केंद्र की भी जिम्मेदारी है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, चुनाव में गाली गलौज वाले बयानों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को क्या सख्त कदम उठाना चाहिए? आपके जो जवाब मिले हैं, 87% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 13% लोगों का जवाब नहीं में है। अब दोनों ही तरफ से बड़े बड़े नेताओं को लेकर शिकायत की गई है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।